लेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो कहानी नहीं करनी हमको, इसमें सीधा सीधा जानो आप। इफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर हैव सेम ligand, then complex will be homoleptic। होमो मतलब होता है समान, होमोलेप्टिक। अदरवाइज इफ डिफरेंट ligands are in complex sphere, then heteroleptic। बस इतना ध्यान देना है आपको। जैसे देखो, अगर आप ये कहते हो कि आपका कोबाल्ट, देखो सबसे बढ़िया आप ये भी ध्यान रखिए कि जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो प्रयास करता है कि वही एग्जाम्पल दे। ठीक है, अब इसमें देखिए किसका दिया है आपको, कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल दिया गया है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। तो कोबाल्ट का अगर यहाँ बनाया गया फॉर एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट है और NH3 6 टाइम इसके साथ लगा हुआ है +3 स्टेट में, यानी कोबाल्ट आपका किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल 0 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है ये आपका कैसा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे होमोलेप्टिक। ठीक, देखो शब्दों का कितना मकड़ जा रहा है, शब्दों से ही सारी कहानी क्लियर हो जाती है, रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब इसी प्रकार से देखो कि अगर यहीं पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगेन हम लेते NH3 का 4 और Cl2, और ये जो है आपका +1, अगेन यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो +3 ही मिलेगा आपको। यहां भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 ही मिलेगा। बट ये होमोलेप्टिक नहीं है। कैसा है बोलो, हेट्रोलेप्टिक है। क्लियर? तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में बस केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर में मेटल के साथ सेम लिगैंड है, सिमिलर भी नहीं चलेगा, सेम। सिमिलर और सेम में अंतर होता है। ठीक है, सिमिलर का मतलब जैसे Cl-, Cn-, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, Cn- एंड Cl- दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको सिमिलर बोलेंगे। बट अगर NH3 लगा हुआ है तो वो सेम है। तो सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। तो होमोलेप्टिक में सेम होगा लिगैंड, और हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो उसे आप बोलोगे क्या, हेट्रोलेप्टिक बोलोगे। उतार लीजिए, खत्म। अब एनसीईआरटी जो एक पैराग्राफ लिख रही है उसका मतलब कुछ नहीं। देखिए कितना आसान हो गया कि होमो और हेट्रो आपका ऐसे ध्यान रखिए। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, पहचानना आसान है आपके लिए। इसके बाद यहीं पर मैं आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी समझा देता हूं कि ये क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको मिटा दें ऊपर का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग कहते हैं EAN। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे क्या कि एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed by a central metal ion or central metal atom
इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड will be effective atomic number of that। यानी ये कह रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वास्तविक संख्या जो सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा रखी जाती है, उसे ही उसका हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो अब देखो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। EAN का एक फार्मूला बनाते हैं लोग, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ CMI ऑब्लिक CMA, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा खुद का। उसके बाद याद करो मैंने कहा था कि ये एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। क्लियर? और प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई लाइगेंड्स। हो गया काम इसका। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आपको जो है यहां से पूछा जाता है। क्लियर? आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं क्वेश्चन में फाइंड EAN ऑफ CMI इन गिवन, पहला है आपका FeCN का होल 6+4, दूसरा है आपका कोबाल्ट NH3 का 6+3, और तीसरा है आपका कोबाल्ट NH3 का 4 Cl2+1। आपको इसका निकालना है, यहां आपको इसका निकालना है, आपको इसका कैलकुलेट करके देखो। मैंने कहा था एटॉमिक नंबर 3D सीरीज वालों का याद होना चाहिए, जो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है 21 से लेकर 30 तक। कैसे याद रखेंगे, सुने, टीबी, क्रो, मत, फेको, नीकू, जी। फेको आयरन का कितना होता है 26, और को मींस कोबाल्ट, 26 के बाद क्या आएगा 27। तो आयरन का 26 और कोबाल्ट का 27, बस आपका निकल आएगा। हाँ जी, हाँ -4। फटाफट सॉल्व करिए। +3 +7 में कहां एग्जिस्ट करेगा, एटॉमिक नंबर आना चाहिए और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए, और पर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, ये मालूम है आपको। हाँ, +1। आ गया होगा, आई होप। क्या हो गया निशा, ये क्या है, मतलब तुम बताओ। अच्छा,
कल से इनको पकड़ के आगे बैठाओ, क्लास की शोभा आगे बढ़ाएं। हैं काहे नानी के यहाँ जा रही हो? अरे मैं अंतर्यामी हूँ। अच्छा देखो, जो अभी तक इसको नहीं समझ पाए वो यहां से समझे जरा। आपको जैसे ये लिया गया FeCN का होल 6 -4, आपको क्या करना है कि इसका जेड पता करना है। आपने कहा साहब आयरन का जो जेड होता है वो 26 होता है, यानी अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना होती तो इसके पास एक्चुअल नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने होते? 26, 26 से ज्यादा नहीं होता आपका। लेकिन ये इसको पता नहीं क्या नशा सूझी कि चलो भाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसने क्या किया होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन अपने से रिलीज किया होगा और कुछ लिया होगा। ठीक, तो क्या रिलीज किया होगा ये हम कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे पता करेंगे। तो यहां पर आप मान लीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज दैट कि आपने इसका क्या माना एक्स, मेटल सिंगल है तो हमने सिंगल मेटल का एक्स माना, तो एक्स +6 टाइम्स ऑफ CN क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या करेंगे आप? -1। और ये जो अंदर का चार्ज है टोटल, ये कितना आना चाहिए? नेट चार्ज, यानी -4। तो आपने ये लिखा कि ये x -6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4, तो x इक्वल टू -4 + 6 कितना आ गया? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। आपको मालूम है कि एक CN माइनस एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, तो टोटल CN कितने हैं आपके पास? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होगा मेटल को वो कितने का डोनेशन होगा? यहाँ पर पहाड़ा पढ़ो, 2 का 2, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, यानी कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अब इसका जो है EAN अगर तुम्हें निकालना है, हमको इसका क्या चाहिए? EAN। हमने कहा भाई देख 26 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आया था और मिला कितना इसको? 12। तो टोटल नेट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी स्फीयर में? इसके पास 26 - 2 यानी 24, 24 + 12 कितना हो गया? 24 10 34 और 2 36, यानी Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, दूसरों का निकालिए आप, इनका निकालिए, इनका निकालिए। आया सौम्य? तुम्हारा आएगी, तुम्हारे में आएगा इस बार बोर्ड में? हाँ, कैसे करोगी फिर? देखो देखो, जिसको ना आया करे वो कई बार पूछ लिया करे। पड़ोसी को आ गया इसका कोई मतलब नहीं, आपको आना चाहिए। CONH3 का 6 और आपने कहा +3। क्लियर? अब देखो कोबाल्ट है ये, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। क्लियर? हम इसका क्या पता कर लें यहां से अब? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने कहा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो क्या है? एक्स है। तो कोबाल्ट कितना है? 1 है ना। तो आपने क्या किया? एक्स को 1 से गुणा करो तो एक्स ही आएगा, और प्लस NH3 कितने टाइम्स लगा है? 6 है ना। तो 6 इंटू क्या? क्यों? क्योंकि NH3 कैसा है? न्यूट्रल है। क्लियर? एक मिनट भैया, हमारी माता जी का फोन आ रहा है।
हाँ भाई, तो मैं बता रहा था कि आप यहां पर ऐसे कर लिए, और अब देखो आपने कहा x प्लस 6 × 0 ओवरऑल कितना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। अभी देखो NH3 कितना है, 6 है ना, एक NH3 अपना एक लोन पेयर दे देगा। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 100 में, तुम बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कितने हैं यहाँ पर, NH3 6 है ना, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगी तो कैसे आएगा, देखो EAN ऑफ CO कोबाल्ट, हमने कहा 27 -3, क्योंकि +3 इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, और +6 टाइम, तो 6 इंटू क्या करोगे, तो आपका कितना हो गया, 27 में से 3 घटा दो, कितना हुआ 24, और 24 12 मैक्सिमम। देखो फर्स्ट सीरीज वाले 36 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी जो 3D सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले, वो सब 36 लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों, 36 क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि 36 उस वाले सीरीज में नोबल गैस जो लास्ट में है उसका एटॉमिक नंबर है। और आप जानते हो कि हर एटम किसकी तलाश में है, जैसे हम लोग किसकी तलाश में हैं, हाँ हम लोग किसकी तलाश में हैं, स्टेबिलिटी, झूठ बोल रहे हो, स्टेबिलिटी की तलाश में हो, हाँ भाई, हाँ स्टेथोस्कोप की, अच्छा, हाँ सर बताएंगे। देखो हमारे मन की बात ये जानते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या तलाश कर रहा है, स्टेबिलिटी किसी भी फील्ड में हो तो वो भी ये स्टेबिलिटी की तलाश कर रहा है। और एटम क्या है, स्टेबल होगा कब, कब स्टेबल होगा, जब उसको बाद में कुछ न करना पड़े। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेस पर अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट वाला होना चाहिए, यानी अपने पीरियड में वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा जाए तो समझ जाइएगा कि उसको स्टेबिलिटी मिल गई, यानी जन्नत नसीब हो गई उसको। अब उसको फर्दर कोई बात नहीं करना है। इसीलिए मेटल आपका उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है जिसमें वो क्या कर लिए, स्टेबिलिटी को गेन कर लिए। क्लियर, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल था हमारा। आइए अब इसी तरीके से इनको भी देख लो आप, इनका भी वही हो जाएगा। कैसे, सौम्य तुम्हारे लिए इसका 27, देखो इसका x मानो, x और प्लस NH3 कितना है बताओ, यहां पर तुम बताओ NH3 कितना है, 4 है ना, तो 4 इंटू क्या, क्यों, NH3 न्यूट्रल, और प्लस Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस नहीं, 2 Cl माइनस, इसका मतलब 2 इंटू एक Cl पर क्या होता है, एक माइनस चार्ज ना, तो -1 इक्वल्स टू कितना, +1, तो x प्लस 0 और प्लस यानी -2 इक्वल्स टू +1, -2 को इधर ले आओ, तो +1 +2 यानी +3, कितना मिल गया आपको, +3। और अब आपका इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 27 -3 प्लस 4 ये हैं, तो 4 दूना 8, और 2 ये हैं, 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 और 4 कितना, अगेन आपका कितना आ गया, क्लियर, कोई डाउट, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। अब इसके लिए आप थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लो, नोट करके, अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, एनी मेटल form complexes in that oxidation state in which it gain
inert gas configuration of their respective period, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाएगा अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, जिस पीरियड में है वो उसी, जैसे आयरन, कोबाल्ट, ये सब हमारे कहाँ हैं, ये हमारे सब फोर्थ पीरियड में है। और फोर्थ पीरियड में कौन बैठा है आपका, पहला पीरियड है हीलियम, दूसरे पीरियड में है नियॉन, तीसरे पीरियड में कौन है, आर्गन, चौथे में कौन है, बस। इसका मतलब ये क्रिप्टन को अचीव कर जाते हैं, क्रिप्टन की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाते हैं, और ऐसे में ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि आपका मेटल जो होता है वो अलग अलग स्फीयर में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, और ये डिपेंड किस पर करेगा कि उसको स्टेबिलिटी कहां मिलती है। क्लियर? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कभी भूलोगे नहीं, बिल्कुल इजी सा है। ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इनमें अक्सर कंफ्यूज होता है बच्चा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक में आप टॉपिक को अगर इंफॉर्मेटिव पैटर्न पर पढ़ते हैं, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी क्वेश्चन उतना ही आसान होगा, क्योंकि इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आती। आप देखो इसके बाद जो अगला हमारे पास हमें डिस्कस करना है वो हमारा होता है क्या, आपका एक टर्म है मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर का मतलब जहां एक ही स्फीयर आए, हो सकता है बाई आ जाए। बाई में क्या होता है, दो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि अभी उस पर कुछ खास उसमें नहीं है, हम लोग नॉमेनक्लेचर में उसको भी देख लेंगे। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं, देखो पैटर्न इसका समझना है आपको। यहां पर हम देखेंगे फ्रेम, फ्रेम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है। यहां पर हम लिखते हैं बिना कामा फुल स्टॉप के, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, पहले हम कैटायन, उसके बाद क्या लिखते हैं आप, एनायन, उसके बाद हम लोग क्या यहां पर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। इन जनरल आपको यह ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं होता, ठीक है। और यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या, कैटायन नेम्ड फर्स्ट, दुनिया भर के नियम की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद में देन आफ्टर, हाँ, एनायन आर नेम्ड इन अल्फा बेटिकल मैनर। अल्फाबेटिकल मैनर समझते हो आप, अंग्रेजी वर्णमाला में, एबीसीडी के क्रम में जिसका नाम जैसे हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, इफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर हैव नेगेटिव चार्ज, देन ऐड 8 सफिक्स, ये ध्यान रखना है आपको, 8 सफिक्स इन नेम ऑफ CMI ऑब्लिक CMA, ठीक। अगर वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैसा चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर हैव पॉजिटिव चार्ज,
देन ईएम, क्या लिखते हैं, ईएम suffix is added in name of CMI पब्लिक CME। कुछ पॉइंट्स बस नोट कर लो, एनसीईआरटी के जो दुनिया भर के झंझट है उनसे बच जाओगे आप। फोर्थ पॉइंट देखो, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड आर नेम्ड विथ suffix O, that means name of ligand terminate at O। जैसे इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे Cl- कहीं लिखा हुआ है, लिगैंड के रूप में आया, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो ये क्लोरीन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, इसी प्रकार से मान लिया जाए, सपोज करो कि ये आपका SO4- कहीं आ गया, तो ये होता है सल्फेट, तो इसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे, सल्फेटो। क्या लिख देंगे, सल्फेटो। इसी प्रकार से देखिए Cn-, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप इसका जो है यहां पर जो है यूज कर सकते हो। और अगर ये स्फीयर के बाहर है, मान लिया कि स्फीयर में नहीं है, ये स्फीयर से बाहर है लिगैंड, मतलब लिगैंड नहीं है वो, बाहर है, तो इनका जनरल नाम लिख देते हैं आइड, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, सल्फाइड, सल्फेट, इस तरह से इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लिगैंड यहां पर यूज हुआ है। कहां पे, ये मेटल के लिए है। देखो ये 2 पॉइंट जो आपका है, ये मैंने बताया कि मेटल का क्या करोगे आप। ठीक है, मेटल अगर स्फीयर, जिस स्फीयर में है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके नाम में ईएम जोड़ के आता है, और अगर वो स्फीयर नेगेटिव चार्ज वाला है तो उसके नाम में 8 जोड़ के आएगा। अभी 2 एग्जांपल जहां कराएंगे बस क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो यहां तो एक तो नेगेटिवली चार्ज हो गया लिगैंड, दूसरा आपका लिगैंड कैसा हो सकता है, इफ इट इज, इफ लिगैंड, लिगैंड इज न्यूट्रल, मान लो न्यूट्रल हो, देन कॉमन नेम ऑफ ligand is used, but for water we use aqua या एक्को, एक्वा यूज करते हैं, ठीक है ना, एक्वा। इसी वजह से NH3 के लिए अमाइन, अमीनो आप लिख सकते हो, अमाइन लिखेंगे जनरली, अमीन, अमीन, हाँ, डबल 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 एम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए यहां पर। इसके बाद आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है लिगैंड पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी क्योंकि इनके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। क्या, इफ लिगैंड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, देन क्या यूज करेंगे, बी एड ईएम सफिक्स। क्या यूज करोगे, ईएम सफिक्स यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए, ईएम। ठीक है, अब देखो बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, ना तो मुझे लिगैंड रटना है ना मुझे कुछ रटना है। ठीक, और मान लिया जाए
कि कोई ऐसा लिगेंड आता है जिसके नाम में खुद डाई ट्राई इस तरह से यूज है और उसका नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो ईएन, आप उसको क्या बोलते हो, इथिलीन डाईएमीन, तो उसमें डाई पहले से है ना। और मान लो किसी स्फीयर में ईएन 2 लगा हो, 3 लगा हो, तो अब उसको हम डाई डाई नहीं लिखेंगे, उसमें 20 ट्रिस इस तरीके से यूज करते हैं सब। ठीक है, तो आप उसको भी यहां पर नोट कर लो, नहीं छूट जाएगा, वो पॉइंट भी यूज कर लो। मान लो लिगेंड आपका कॉम्प्लेक्स है, देखो इफ लिगेंड कॉमन नेम आल्सो हैव सम न्यूमेरिक, then their number is mentioned by using the word base। ये किसके लिए होता है, 2 के लिए। ट्रिस किसके लिए होता है, 3 के लिए। टेट्रैकिस ये किसके लिए यूज होगा, 4 के लिए। इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाते हैं। और अगर नाम में नहीं है डाई ट्राई इस तरह, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्फीयर में एम है और यहां ईएन का मान लो 3 लगा हुआ है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहां पर, क्योंकि ईएन में डाई एमीन आएगा, इथिलीन डाई एमीन, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ट्रिस। ठीक, और उसके बाद में तब इथिलीन डाई अमीन ऐसे लिखेंगे तब। बात अपनी समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके नंबर कितने हैं, यहां पर 3 है। अगर 2 होता तो हम लोग क्या लिखते, 20। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए उतारिए फटाफट। अब इसके बाद बस सीधा इसकी प्रैक्टिस पर चलते हैं हम लोग। कुछ नहीं रखा है, बहुत ही आसान। आप सबसे पहले केटाइन को लिखेंगे, बाद में एनाइन को लिखेंगे। जो भी केटाइन यानी आप पानी में डालेंगे उसको, और अपने आप पता लग जाएगा कि केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन है। सौम्या, आवाज मिल रही है आपको? यस सर। ठीक। हो गया भाई, इधर वाला मिटा नहीं, इधर का ऊपर का मिटा। देखो समझो, यहां पर हम आपको दो प्रकार से दो कंपाउंड यहां ले रहे हैं। क्वेश्चन है राइट आयुपैक। ठीक, नेम ऑफ गिवन। पहला हमने लिया K4FeCN6, इनको ले लिया। दूसरा हम ले रहे हैं कोबाल्ट NH3 का 4 Cl2+1।
ठीक। अब उसके बाद देखो एक और हम यहां ले रहे हैं, FeEn का होल 3 SO4। ठीक है, क्या करना है हमको, हमें बहुत ही मतलब आसानी से इसका जो है नॉमेनक्लेचर करना है, कुछ खास नहीं है। आप पहले पता करो कि इसमें चार्ज किस पर आएगा, यानी इसमें एनाइन कौन है और क्या है केटाइन कौन है, या सब पूरा न्यूट्रल ही रहेगा। तो कैसे मालूम चलेगा, पानी में इसको डालो, जो प्राइमरी बैलेंस से जुड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, डायलाइज कर जाएगा, हट जाएगा वहां से। तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा बताओ, 4K+। क्लियर। और ये तुम्हारा क्या बनाया, FeCN का होल 6 4-। क्लियर। आप देखो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, तुम लोग आगे बढ़ जाया करो, सुनो। हाँ तुम्हारे तो स्थान ही है, चलो चलो बैठो, जिसको ना दिखाई दिया करे आगे वाली शीट बैठ जाया करो, कोई जरूरी नहीं। समझो इसका। अब यहां पर देखो पॉजिटिव कौन है तुम्हारा, ये है। क्लियर। और नेगेटिव कौन है, हमारा मेटल नेगेटिव स्फीयर में हो गया। बोलो, कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैसा है, नेगेटिव चार्ज लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पहले किसको लिखते हैं, पॉजिटिव वाले को लिखो। पॉजिटिव वाले को लिखने के बाद हम उसमें किस बाद में क्या शुरू करते हैं, लेगैंड को। लेगैंड के बाद किसका नाम लिखते हैं, मेटल का। मेटल के बाद क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद अगर स्फीयर के बाद कुछ है बाहर तो उसको भी लिख सकते हैं आप। तो यहां देखो पॉजिटिव ये है। अब इसका नंबर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बस खाली इसका नाम लिख देंगे। क्या नाम है इसका, पूछो इससे, तेरा नाम क्या है। किसी ने कहा पोटेशियम। क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा स्फीयर आ गया, स्फीयर में लेगैंड कौन है बोलो, और ये आपका कैसा चार्ज रखता है, माइनस चार्ज रखता है। ठीक है, तुम आगे बढ़ जाओ अंशिका, तुमको दिक्कत होती पीछे क्या। अच्छा, देखो ये हो गया तुम्हारा पोटेशियम। अब उसके बाद देखो CN कितना है, 6 है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, नो कामा नो फुल स्टॉप, स्मॉल लेटर से कंटिन्यूस लिखिए। हेक्सा 6 है ये, और यहां क्या लिखा मैंने, साइनो। क्लियर। अब इसके बाद मेरे पास क्या बचा, मेटल बचा। मेटल कौन सा, आयरन। ठीक है, किस स्फीयर में है, तो आयरन के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म क्या, फेरेट। क्या यूज करते हैं, फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, यहां पर अभी निकाले हो +2। उसको रोमन अंक में लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस नहीं करते यहां पर, ऐसे बस बेसिन ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया हमारा। अब बताओ इसके बाद कुछ और भी है क्या इसमें, नहीं। इसका मतलब यही इसका क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। क्लियर, सॉरी सेकेंड। अब यहां पर देखो कैसे करोगे तुम, यहां देखो, यहां आपका स्फीयर पर ही पॉजिटिव चार्ज है तो स्फीयर का नाम पहले लिखेंगे हम लोग। और यहां पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले पे था तो मैंने उसका नाम पहले लिखा था। अब स्फीयर का पहले लिखेंगे तो स्फीयर में भी नियम है, पहले लिगेंड लिखा जाएगा। लिगेंड यहां कौन कौन से हैं, एक तो अमीन है और दूसरा क्या है, क्लोरो है। ए फॉर अमीन और सी फॉर क्लोरो। तो पहले किसको लिखा जाए, तो क्या लिखा जाएगा, टेट्रा डबल एम, टेट्रामीन, ये हो गया। उसके बाद में डाई, क्या लिखे, क्लोरो। अभी देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव स्फीयर में है। अब चाहो तो इसका कॉमन नाम लिख दो और चाहे ईएम जोड़ के लिख दो। तो अगर इसका लिखना चाहो आप तो क्या लिख सकोगे, कोबाल्टियम या कोबाल्ट। और यहां पर क्या लिखेंगे, किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, 3। और चूंकि इसके साथ और कोई नहीं था, बिल्कुल चार्ज था ये, तो यहां हम लिख देंगे क्या, आयन। क्योंकि ये आयन था ना, कंपाउंड कहाँ था ये आयन था, तो इसलिए नाम में मैंने क्या लिख दिया, इसका आयन लिख दिया। अब ऐसे ही तुम जब इसका लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, इसको तोड़ के देखो, यहां पर आपका स्फीयर कैसा चार्ज ले रहा है, FeEn का 22 और +2, क्योंकि SO4 स्फीयर से क्या था,
बाहर था। अब पहले किसका नाम लिखा जाएगा? अब ये मत कहना कि ये एनायन है, इसको पहले लिखो, ठीक है, इसको पहले नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन है, इथाइलिन डाइएमीन, और 3 है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? ट्रिस, क्या? इथिलीन डाई अमीन। उसके बाद आप चाहो तो इसको आयरन लिख लो, आयरन, तो ये आपका क्या लिखा जाता है? आयरन। और क्या लिखेंगे आप? सेकंड। उसके बाद क्या लिखोगे? इसका नाम लिख दो, क्या? बस, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो ये एक जनरल और आसान तरीका हमने आपको यहां पर सिखाया। कल की क्लास में हम आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे कि कैसे नेमिंग की जाती है, और उसके बाद में फिर इसमें हम पढ़ाएंगे बॉन्डिंग पैटर्न, यानी बीबीटी और सीएफटी। उसके पहले संभवतः आइसोमेराइजम होगी, आइसोमेराइजम भी डिस्कस करेंगे, और 2 कंसेप्ट इसमें और। इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आना निश्चित है, आएगा जरूर। कहां पर? नहीं, उसमें 8 चुंकी लगाना था हमको, तो वो फेरेट के रूप में लिखा। आयरन लिख दोगे तो पॉजिटिव मान लिया जाएगा फिर। जैसे कोबाल्ट अगर नेगेटिव स्फीयर में होता तो उसका नाम लिख सकते कोबाल्टीट। हाँ, H4, H4 है, H4, तो वो हाइड्रेडो हो जाएगा, हाइड्राइडो, क्योंकि H अगर 4 है, बाहर है कि स्फीयर में है, मतलब ये ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है, CN6। अब देखो ये हाइड्रोजन बाहर हो गया तुम्हारा, इसका मतलब अब अगर इसको तुम तोड़ोगे तो इसका मतलब ये प्राइमरी बैलेंस से जुड़ा है, इसका मतलब ये H+ के रूप में रहा होगा, तो ये जैसा आपका क्या बन जाएगा, 4H+ हो जाएगा। अब नेमिंग में पहले इसका नाम लिख लो, और यहां पर हाइड्रोजन का जब नाम लिखो प्लस रूप में, तो क्या लिखा था बताओ? हाइड्रोनियम। जैसे आपने पोटेशियम लिखा वैसे हाइड्रोनियम, क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम। और उसके बाद में क्या लिखोगे? हेक्सासाइनो। और उसके बाद क्या लिखोगे? क्योंकि ये नेगेटिव स्फीयर में जा रहा है, प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर में आप कतई नहीं फंसोगे, बहुत सिंपल है। कौन सा? ये वाला फिर से बताएं। देखो, इसको जब तोड़ेंगे आप तो SO4 माइनस माइनस के रूप में गया, और जब ये माइनस माइनस के रूप में जाएगा तो स्फीयर पर क्या दे जाएगा? +2, और ईएन आपका न्यूट्रल लिगैंड है, तो स्फीयर पॉजिटिव हो गया ना, ये केटायन ये बना, यानी हमारा केटाइनिक स्फीयर है, तो लिगैंड तो पहले लिखा जाएगा, तो लिगैंड के नाम में खुद डाई आ रहा था, न्यूमेरिक शामिल था उसके नाम में, इसीलिए मैंने 3 करने के लिए इसको क्या कर दिया? ट्रिस कर दिया। यहां क्या लिखा? ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, और उसके बाद में आयरन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां वो लिख दिया रोमन अंक में, और उसके बाद क्या लिखा इसके लिए? क्या? सल्फेट। ठीक, अब यही अगर सल्फेट अंदर होता तो सल्फेटो हो जाता, क्योंकि बाहर है तो जनरल नाम यूज होगा इसका, जो नाम होता है। अभी कल कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, आप तो नियम मैंने बताया और कुछ चीजें देखा यहां पर। कौन सा? हाइड्रोनियम। हाँ, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो उसका। प्लेटिनम हो सकता है सेकंड स्टेट में आया हो, प्लेटिनेट सेकंड होगा। हाँ भाई, क्योंकि नेगेटिव स्फीयर में है। कहीं कहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम नहीं लिखा होगा तो हाइड्राजीनियम लिखा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन से बना, देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजन कॉमन नेम, नहीं नहीं, इसका नाम की स्पेलिंग देखो, HYDROGENIUM, हाइड्रोजन नाम लिया और उसमें ईएम जोड़ दिया। हाइड्राजीनियम जब लिखा जाएगा
तो NH2 हो जाएगा वो। तो हाइड्रोजन वो दूर, उसकी स्पेलिंग जेड से शुरू होगी। तो हाइड्रोजन के नाम में जेड थोड़ी आता है, हाँ, स्पेलिंग का मतलब है। चलिए, इसको आप हाइड्रोजीनियम लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अनुभव रावत, तुमने तो यार कल सीरियस ब्लेम कर दिया है, तो मेरे दिल को छू गया। देखो, ये फीलिंग आती है